गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको पता है कि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही है आपकी यूपीएसआई और लेखपाल से जो संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, वही हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है आपके पास भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आप सभी जानते होंगे हिंदी एक भारोपीय भाषा परिवार है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। कौन सा समूह? जो भारोपीय है। सबसे महत्वपूर्ण भी क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली और तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती है। इसे भारोपीय भाषा का परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारोपीय भाषा का परिवार कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारतीय जो है वह भारोपीय भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ऑप्शन है आपके पास अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म पूछा गया है कि जन्म कैसे हुआ है। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी और डी। क्या होगा इसका सही जवाब? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। कौन सी? अपभ्रंश जो भाषा है यह लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी के अंतर्गत इसे कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिकों दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली यानी कि ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन है आपके पास राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। आप बताइए ब्रज भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस में किया गया है? आप सभी ने पढ़ा होगा, गद्य पद्य जो पढ़े होंगे ना, पद्य, उसमें अधिकतर को सूरदास हुए, इस तरीके से ब्रज भाषा है ना। तो क्या होगा आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काव्य भाषा में ही जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा के रूप में प्राप्त हुए हैं, काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ब्रज भाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ पर? जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ और उत्तराखंड में बोली जाने वाली ब्रज भाषा है जो कि धार्मिक भाषा है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा, राजस्थान के कुछ जनपद में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा का प्रचुर मात्रा में साहित्य में उपलब्ध, जैसे कि हमने बड़ा जो कवियों है उन्होंने भाषाओं का वर्णन किया है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही है। ब्रज भाषा प्रारंभ से ही काव्य की रचना हुई है, काव्य में रचना हुई है। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं भी इसी भाषा में लिखी है, जिनमें से देखो अभी मैंने आपको सूरदास का नाम बताया था। सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद बिहारी इत्यादि ये प्रमुख रूप से ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके पास अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। क्या होगा इसका सही जवाब? आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखो आलोक का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, रोशनी होता है। तो विलोम पूछा है यानी कि विपरीत, तो आलोक का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? अंधकार। ठीक है, यानी कि अंधेरा। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास संधि, समास, अवयव या फिर छंद। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, दो अथवा दो से अधिक से जो शब्द मिलते हैं और नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? उससे नया शब्द जो बनता है उसे क्या कहेंगे हम? समास। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं एक बार फिर से।
दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए क्या होगा, देखो रसोई घर के लिए क्या होगा, रस, देखो घर, इसे हम रसोई घर भी कहते हैं। रसोई के लिए घर तो हम क्या बोलते हैं, उसको रसोई घर बोलते हैं। उसके बाद संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास को बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। कभी बहुतायत होता है, इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। आपको इतना याद रखना है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नवीन शब्द की उत्पत्ति होती है, जो नवीन शब्द एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास संक्षेप, विस्तार, अग्रह, विग्रह या फिर विच्छेद। क्या होगा समास का शाब्दिक अर्थ? क्वेश्चन नंबर 6, आपको पता है कि जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर कितना बड़ा शब्द हो गया, उसके लिए दो शब्द था सिर्फ रसोई घर। तो क्या हुआ उसमें, विस्तार में हुआ क्या वो, या संक्षेप में होगा? हाँ, संक्षेप में होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है। क्या, दो या दो से अधिक जो शब्द है उनसे मिलकर जो नया और छोटा जो शब्द बनेगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, समास। इन दोनों में जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, क्या बोल रहा है, अप्रधान हो, वहाँ पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन है आपके पास द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समाज या फिर बहुव्रीहि समाज। क्या होगा इसका सही जवाब? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, प्रधान नहीं कहा है, ठीक है, अप्रधान कहा है, तो अप्रधान के लिए क्या होगा, कल मैंने पढ़ाया था आपको बहुव्रीहि समाज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बहुव्रीहि समास वह समास होता है, समास वह होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान हो। क्या हो, दोनों पद अप्रधान। अप्रधान मतलब कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरा पद यानी कि दो शब्द बने हुए हैं उसे, जैसे कि मैंने आपको कहता था श्याम नारायण, या फिर घनश्याम बताया था, घन और श्याम, घन का मतलब अलग होता है, घन का मतलब होता है बादल को कहा जाता है, श्याम यानी कि जो शाम होती है उसे, और कृष्ण को भी, तो उससे घनश्याम एक कृष्ण के लिए बोला जाता है। इस तरीके से एक नया शब्द या तीसरा पद मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके पास बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। क्या होगा इसका सही जवाब? देवासुर में कौन सा समास है? देवा और सुर, देखो इसमें देव भी आ रहे हैं और सुर भी आ रहे हैं, तो क्या होगा देवासुर का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 8वां, यानी कि द्वंद्व समाज। अब देखते हैं द्वंद्व समाज क्या होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं, या तो फिर या बोल लो या अथवा, इस तरह के शब्द जिनके अंदर लगते हैं वह द्वंद्व समास होते हैं। जैसे कि देखो माता पिता, उसके बीच में लगाना डैश, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीर का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मनुप या फिर आम्र। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अमीर का पर्यायवाची पूछा है तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि अमीर का जो पर्यायवाची शब्द है वह सुधा है। अब सुधा कैसे, देखते हैं। अमीर के पर्यायवाची शब्द, अमीर का पर्याय शब्द क्या होगा? एक तो पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक या अमृत या फिर सुधा। ये जो नाम है यह किसके हैं? अमी के पर्यायवाची, या फिर आपसे क्या कहा जाता है, पर्यायवाची को और क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको बताया था पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहा जाता है, ठीक है। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द दोनों चीज़ें एक ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वस्तुमती या फिर स्वर्णमयी। क्या होगा इसका सही जवाब?
क्या होगा पृथ्वी का पर्यायवाची? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन नंबर ए यानी कि रत्नगर्भा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं कि पृथ्वी का, आपको क्वेश्चन में बताना है कि वसुमती किसे कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताना कि वसुमती किसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं। और पृथ्वी के पर्यायवाची, पृथ्वी के पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। देखो, भू, धरणी, वसुंधरा, अचला, धरा, जमीन, रत्नगर्भा, मही, वसुधा, धरित्री, क्षित्री, उर्वी, भूमि, धरती, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके हैं? पर्यायवाची किसके हैं? पृथ्वी के हैं। देखो, जो पृथ्वी का पर्यायवाची है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसको याद रखना ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा उत्तम का विलोम शब्द? कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। निकृष्ट, विकृत, अधम या फिर कीर्ति। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।